कुछ डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स लाइक व्हाट इज मीन बाय डेटा, और क्या क्या पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, फील्ड, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी एंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद में हमने देखे थे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। कितने ऑपरेशंस पढ़े थे? 6 ऑपरेशंस। उसके बाद में और क्या देखा था, एल्गोरिदम क्या होता है, इतना कुछ हुआ था अपना। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक एंड इटरेशन लॉजिक। ये सब हो चुका है हमारा सी प्लस प्लस में, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। बातें मत करो इधर। बोहम एंड जेकोबिनी मैंने 2 बताया था, साइंटिस्ट के नाम, प्रोग्रामर के नाम, किसी को याद होगा तो, सी प्लस प्लस के दौरान, जिन्होंने बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम का 3 तरह का लॉजिक हो सकता है, सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक एंड इटरेशन लॉजिक। इटरेशन इज रिपीटेशन लॉजिक। तो वही 3 बातें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि प्रोग्राम लिखने का तरीका, ये 3 टाइप के ही प्रोग्राम रहेंगे जिंदगी में, कोई भी देख लो आप प्रोग्राम उठा के। पहला है सीक्वेंस लॉजिक। सीक्वेंस लॉजिक यानी क्या, जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम में वो चलेगी सीक्वेंस में, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और प्रोग्राम खत्म। सीक्वेंस लॉजिक। इसके प्रोग्राम जो अपन ने शुरुआत में लिए थे सी प्लस प्लस के आसान वाले प्रोग्राम, मैंने 4-5 स्टेप याद करवा दिए थे उसके। क्या क्या करना पड़ता भाई, मेन फंक्शन बनाओ, उसके बाद में दो तीन वेरिएबल, सोचो वेरिएबल कितने लगेंगे, वेरिएबल बनाओ, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। वेरिएबल बनाया, उसके बाद क्या करो, यूजर से मांगो, इनपुट मांगो जो लगता है आपको। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो जो चाहिए, वो अगली स्टेप। कैलकुलेट किया, आंसर आ गया, आंसर को स्टोर करो किसी एक वेरिएबल में, ये अगली स्टेप। उसके बाद अगली स्टेप क्या है, आंसर दिखा दो सी आउट से। तो ये पूरा लॉजिक कौन सा हुआ, सीक्वेंस लॉजिक। सो इन द सीक्वेंस लॉजिक मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली वन आफ्टर दी अनदर। जैसे यहाँ पर है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड सो ऑन। या फिर आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एंड सो ऑन। पूरे के पूरे प्रोग्राम चलेंगे सीक्वेंस में, टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, जैसे सी के प्रोग्राम्स। The sequence may be present explicitly by means of numbered steps or by ordered in which the modules are written. तो ये उसका क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, पूरा सीक्वेंस में जाएगा। दूसरा होता है सिलेक्शन लॉजिक, सेकंड है सिलेक्शन लॉजिक। सिलेक्शन लॉजिक यानी कंडीशनल फ्लो, हमने पढ़ा था सी प्लस प्लस में, कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट। कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट में हमने कौन से पढ़े थे, कौन बता सकता है? कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट कौन से पढ़े थे सी में, सी प्लस प्लस में? सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ, लेडर स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारे इफ एल्स वाले कंडीशनल फ्लो। प्रोग्राम आपका चल रहा है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, इसका भी एग्जांपल बताया था। स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हैं आप, स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब स्टैंडर्ड 10 में आते हो तो आ जाता है कंडीशन। क्या आ जाता है? कंडीशन। पहले तो सिक्वेंशियली चला आपका प्रोग्राम, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक आप सिक्वेंशियली चले, 10th पे आने का कंडीशन लग जाती। 90% के ऊपर मार्क मिले तो साइंस लूंगा, 70% से ऊपर मिले, 90 से कम मिले तो कॉमर्स ले लूंगा। बोले कैसे तो भी पास वास हो गया 10th बड़ी मुश्किल से। आज के ज़माने में तो कोई फेल होता नहीं है, पुराने ज़माने में कैसे तो भी पास हो गया तो क्या ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन लग गई, आपके पास 3 रास्ते खुल गए। कितने रास्ते? 3 रास्ते। तो ये कौन सा होता है, सिलेक्शन लॉजिक। कौन सा लॉजिक? सिलेक्शन। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आने के बाद, पोजीशन पे आने के बाद कंडीशन लग जाएगी। यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन आई विल गो फॉर मॉड्यूल ए, दैट इज साइंस लूंगा, जेडब्ल्यू करूंगा। और 90% से कम है तो बोले नहीं नहीं जेडब्ल्यू नहीं, ये स्किप करो आइडिया, आगे बढ़ जाओ। और कोई दूसरा लॉजिक, समझा क्या? सो यहाँ पर 2 तरह के होते हैं सिलेक्शन लॉजिक में। सिलेक्शन लॉजिक यूजेस नंबर ऑफ कंडीशंस which cause selection of one out of several alternative module.
सेवरल ऑप्शन होंगे, उसमें से एक मॉड्यूल आप सिलेक्ट करेंगे। 10th में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, अब 12th में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते कि 12th के बाद इंजीनियरिंग कर लो, बीसीए कर लो, बीबीए कर लो, है ना, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, बीटेक कर लो। तो ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। तो वो आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव मॉड्यूल्स आप क्या करेंगे, एक सिलेक्ट करेंगे। इसमें दो तरह के बताए गए यहाँ पे, सिंगल अल्टरनेटिव एंड डबल अल्टरनेटिव। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन मॉड्यूल ए इज एग्जीक्यूटेड विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट। मॉड्यूल ए में भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे, इज एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज मॉड्यूल ए इज स्किप्ड एंड द नेक्स्ट मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड। नहीं तो ये स्किप हो जाएगा और इसके आगे का एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज सिंगल अल्टरनेटिव। दूसरा होता है डबल अल्टरनेटिव। डबल अल्टरनेटिव है ना ई फेल्स वाला। कौन सा, ई फेल्स, जो आपने C++ में ई फेल्स पढ़ा है, वो यहाँ पे आप उसको क्या बोल रहे हो, डबल अल्टरनेटिव वाला सिलेक्शन कंट्रोल। कौन था, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशन चेक कर रहे हैं आप, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये करूंगा, कंडीशन इज फॉल्स तो ये करूंगा, दोनों में से कोई ना कोई करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा फिर। समझा क्या? जैसे कि आपको अभी आप जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेडब्ल्यू क्रैक कर लिया, आईआईटी में नंबर लग गया तो ठीक है, करेंगे वहां से। नहीं तो जो भी कॉलेज मिलेगा वहां से करूंगा, लेकिन मैं बीई ही करूंगा, इंजीनियरिंग ही करूंगा, ऐसा सोचा होगा आपने। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अच्छे मार्क मिल गए, जेडब्ल्यू क्रैक कर लिया तो मॉड्यूल ए, आईआईटी में नंबर लग गया तो उसके बाद होने वाले क्या हो, कंप्लीट आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग। और नहीं लगा आईआईटी में तो ठीक है, कोई बात नहीं, मॉड्यूल भी और कोई दूसरा कॉलेज, लेकिन करेंगे वही, दूसरा मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएगा। फाइनली दोनों के बाद अगला क्या, तुम्हारा इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे आपको मालूम, एमबीए करते जनरली। अभी ये कॉम्बिनेशन चल रहा है इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का, बराबर है ना, हाँ बोल रहे, उन्होंने सोच के रखा है। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन मॉड्यूल ए विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज मॉड्यूल बी विल बी एग्जीक्यूटेड। समझा है क्या? ये हम पढ़ चुके हैं C++ में सारी चीजें। नेक्स्ट है इटरेशन लॉजिक। इटरेशन लॉजिक यानी कौन से, लूप्स वाले, रिपीटेशन। कौन से कितने लूप पढ़े हमने C++ में, दो, तीन लूप। कौन से, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इफ नॉट लूप, इफ कोई लूप वूप नहीं है रे बाबा। इफ क्या है, कंडीशन फ्लो है, वो कंडीशन ट्रू हुई तो इधर जाऊंगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो उधर जाऊंगा, वो बार बार रिपीट नहीं करता। इफ रिपीटेशन वाले कौन से, लूपिंग कंस्ट्रक्ट, उसको बोला है इटरेशन लॉजिक। कौन सा लॉजिक, इटरेशन। हियर सर्टेन मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली until the condition is satisfied। जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वो रिपीट 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 होते रहता है। जैसे कि आपकी कोई कंडीशन, आपकी तो नहीं, आप तो होशियार बच्चे हो, कोई 10th में आके अटक जाता तो लूप उसका गोल 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 घूमते रहता, बार 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 फॉर्म भरते रहता 10th का, जब तक कि पास नहीं होता फिर से एग्जाम दो, फिर फेल हो गया फिर से एग्जाम दो, फिर फेल हो गया फिर से एग्जाम दो। कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स नहीं हो जाता, कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है, पास नहीं हो जाता वो। पास हो गया तो फिर लूप रुक जाएगा ना वहाँ पे, कि वापस से एग्जाम देगा 10th की, आगे बढ़ जाएगा 11th की एग्जाम देगा फिर। तो यहाँ पर बताया है उन्होंने एग्जांपल, एट फर्स्ट, ये जो एग्जांपल है, द बॉडी ऑफ लूप दैट इज मॉड्यूल, बॉडी ऑफ लूप क्या है, मॉड्यूल को बॉडी ऑफ लूप बोला है, इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन सेटिस्फाई। मॉड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड विथ k इक्वल टू r and then with k equal to r plus t, then with k equal to r plus 2t and so on until k equal to s. loop ends when k is greater than s। जब k की वैल्यू s से ज्यादा हो जाएगी तो लूप रुक जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इस मॉड्यूल में एग्जांपल बताता हूँ मैं समझा के। k एरो r, ये एरो का मतलब क्या है, इस तरफ एरो मतलब r की वैल्यू किसको असाइन किया है, k को असाइन किया है। मत मान लो r की वैल्यू कितनी 10 है, कितनी है 10 मान लो आप, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई ना, हो गई, ठीक है। इस k ग्रेटर देन s चेक करना है, अगर k जो है वो ग्रेटर देन s नहीं है, मान लो s कितना है 20 है, कितना है तो 10 क्या 20 से ज्यादा है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करो, रिपीट करो, मॉड्यूल एग्जीक्यूट करो और k को बढ़ा दो t से, k को बढ़ा दो t से। मान लो t की वैल्यू 1 है तो k इक्वल टू k प्लस टी, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। अब ये वापस से कंडीशन चेक करेगा, 11 20 से कम है क्या, s को 20 बोला था मैंने, 11 20 से ज्यादा है क्या, ज्यादा ज्यादा।
ज़्यादा है क्या? नहीं। तो फिर 20 से ज़्यादा थोड़ी ना 11। हाँ कौन बोल रहा? 11 20 से ज़्यादा नहीं है, तो वापस से एग्जीक्यूट करो लूप, वापस से बढ़ा दो। अब कितना हो गया? 12। 12 भी नहीं है 20 से ज़्यादा, फिर एग्जीक्यूट करो। फिर अब हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के लिए भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये बढ़ के हो जाएगा 20 + 1 21। अब 21 एस से ज़्यादा हो गया ना, एस कितना था? 20, तो ये बाहर आ जाएगा। यानी कई बच्चे रहते हैं 10th में, पुराने ज़माने में तो रहते थे, अभी मालूम नहीं, अभी तो वैसे ही 90% 95% मिल रहे सबको आसानी से। अभी अपने यूनिवर्सिटी में, हमारे यूनिवर्सिटी में, अमरावती यूनिवर्सिटी में, वो ऐसा रहता है, फॉर्म भरते हैं ना जब एग्जाम का, हम लिखते हैं कि भाई 75%, यानी भाई 75% मार्क नहीं आएंगे मेरे जब तक मैं एग्जाम देते रहूंगा। तो पहले बार एग्जाम दिया 60% मार्क आ गए, तो वापस से देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने लिख के दिया फॉर्म में 75% लाऊंगा मैं। फिर अगले बार दिया 65 आ गए, फिर अगले बार दिया 70 आ गए, फिर अगले बार दिया 75 आ गए, फिर लूप रुक जाएगा, नहीं तो वही वही एग्जाम बार बार देते रहेगा। तो ये हो गया लूप, सिंपल लूप। रिपीट वाइल स्ट्रक्चर हैज द फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया? रिपीट वाइल का फॉर्म हो गया। कंडीशन दूसरा ऐसा हो सकता है जब, यानी ये तो एग्जांपल हो गया, सिंटैक्स हो गया, ये सिंटैक्स हो गया और ये इसका एग्जांपल हो गया। सिंटैक्स क्या है? जब तक की कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो और घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या हो जाओ? बाहर आ जाओ। सो इस तरह से 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। कौन से लॉजिक होते हैं? सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक एंड इटरेशन लॉजिक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे से C++ के दौरान समझा के दिया है। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स यानी कंडीशन वाले, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लेडर, स्विच केस। स्विच क्या होता है? मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर बहुत सारी चॉइस होती है, एक सिलेक्ट करो आप। यहाँ पर एक रास्ता आपको तय करना है कि क्या करना है। वेर एज लूप अलग चीज है। लूप यानी क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को या एक स्टेटमेंट में को बार बार रिपीट करना, एग्जीक्यूट करना, दैट इज लूप। अभी एक एग्जांपल है, एल्गोरिथम पूछा गया है कई बार। राइट एन एल्गोरिथम फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है, बाय फॉर्मूला मेथड किया गया है। कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर हमने कल पढ़ा था क्या होता है एल्गोरिथम, मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस टू बी टेकन टू परफॉर्म पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना है, आपको सारी स्टेप्स मालूम है, बस उसी को क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली लिखना है। पहली स्टेप क्या रहेगी? रीड ABC, यानी कोएफिशिएंट्स निकालो आप, A, B और C की वैल्यू आपको लगेगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है फॉर्मूला मेथड से, तो आपको 3 बातें लगेगी, A, B और C। तो ये 3 वैल्यू आपको थोड़ी ना मालूम, आपको यूजर से मांगना पड़ेगा, दे। प्रोग्राम लिखते तो वही लिखते ना प्रोग्राम में, C++ में, एंटर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। ये 3 वैल्यू आपने यूजर से मांग लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सेट D इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? B² - 4AC। सो B² - 4 × A × C, ये करेंगे, D आ गया। अगली स्टेप नंबर 3 में क्या चेक करेंगे? D > 0 है क्या, लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है। इफ D इज ग्रेटर देन 0, अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है? सेट x1 = -b + √d/2a एंड x2 = -b - √d/2a, और राइट x1 एंड x2 दोनों भी रूट्स लिख देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 रूट मिलेंगे, मालूम है आपको। एल्स इफ D = 0, अगर D की वैल्यू 0 आ गई, दो ही बात हो सकती है, D की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। सो सेट x = -b/2a, राइट यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज x मिलेगा हमें, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी रहेंगे और दोनों इक्वल भी रहेंगे। एल्स, माइनस वाले के लिए हमने कोई लॉजिक लिखा नहीं है। एल्स राइट नो रियल सॉल्यूशन। ऐसे केस में हमें कौन से रूट मिलते हैं? इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। आप 10th में 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, 10th में ही आप। तो ऐसे केस में हमें मिलेंगे नो रियल सॉल्यूशन। एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इफ जो हमने शुरू किया था यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम एग्जिट हो गया। समझा है क्या? बस इसी तरह से बाकी सारे प्रोग्राम्स के आपको एल्गोरिथम्स लिखने को पूछे जाते हैं,
लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर के कोई एल्गोरिदम पूछे जा रहे हैं तो जनरली वो वही एल्गोरिदम्स पूछते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये पूछा है एक बार उन्होंने। वैसे ये देखा जाए तो 11th का कंटेंट है ये। आपको पूछे जाएंगे एरे से रिलेटेड एल्गोरिदम, लिंक लिस्ट से रिलेटेड एल्गोरिदम, स्टैक से रिलेटेड एल्गोरिदम। अगला टॉपिक है एरे। कल हमने पढ़ा था ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। और एरे जो है हम C++ में पढ़ चुके हैं। बताइए डेफिनेशन कौन बताएगा एरे की? कल मैंने बताया था एक बार, अब एक बार आप बताओ कौन बताएगा। कल ही तो रिवाइज करवा के दिया था ना। जल्दी बोलो भाई, फटाक से हाथ ऊपर करो, कौन बताएगा बताइए। एक ही नाम के इंग्लिश में बोलो ना, एक ही नाम मत बोलो, पूरा डेफिनेशन बोलो इंग्लिश में। क्या लिख के आएंगे पेपर में? मन ही मन में बोल रहे हैं आपस में, लेकिन कोई ऐसा हाथ ऊपर करके मुझे नहीं बताना चाहता। देखो यहीं पे लिखा है, ये लीनियर एरे क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। यहाँ पे एरे ना बोल के उनको लीनियर एरे बोला है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। कौन से? कल एब्सेंट थे क्या आप? कुछ बोल ही नहीं रहे। लीनियर एरे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे किस में आता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। सो डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस। तो इसके एलिमेंट्स क्या फॉर्म करेंगे? सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। डेफिनेशन बताई गई है, लीनियर एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट, कैसे? फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर रेफरेंस्ड रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे C++ में? सबस्क्रिप्ट बोल रहे थे। इंडेक्स भी बताया था, यहाँ पे लिखा है ये ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट। कंसिस्टिंग ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट। तो n क्या रहेगा कि भाई कितने साइज का एरे बनाया है, वो n की वैल्यू रहेगी। n नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स रहेंगे उसमें। द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन रिस्पेक्टिवली सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। अब ये उन्होंने एक ही डेफिनेशन को दो तीन पार्ट में तोड़ तोड़ के लिखा है पॉइंट वाइज। नहीं तो हमने C++ में पढ़ा था एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस elements of same type stored in consecutive memory location and referred with the same name and can be accessed with the help of subscript. कोई भी एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं with the help of subscript number. So the number n of the element is called the length or size of the array. n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ array. In general the size or length of array can be obtained from the index set of formula लेंथ इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर का एरे बनाया, कल अपन ने लिया था एग्जांपल इंटीजर a ऑफ 5, इंटीजर a ऑफ 5, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि एरे कहाँ से शुरू हो रहा? 0 से। इसीलिए ये फॉर्मूला लग गया, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड क्या है? 5। मैंने बोला इंटीजर एन a ऑफ 5, अपर बाउंड 5 हो गया, लोअर बाउंड क्या है उसका? 0 है। कहां से शुरू हो रहा? वो 0 से शुरू हो रहा सबस्क्रिप्ट उसका। 5 माइनस 0 क्या होता? 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6। इसलिए अगर वो 0 से चालू हो रहा, n की वैल्यू 5 है तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? 6। n की वैल्यू 10 है तो लेंथ कितनी रहेगी? 11। तो इस तरह से वेयर अपर बाउंड यानी लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड and lower bound मतलब smallest index called lower bound. Let data be 5 elements linear array as follow. data नाम से ये बनाया आपने एरे, जैसा हम C++ में बनाते थे ना। मान लो इंटीजर का आपने एरे बनाया, आपको बोला गया डिफाइन इंटीजर एरे ऑफ साइज 5, तो C++ में कैसा लिखेंगे आप? C++ में कैसे डिफाइन करेंगे इंटीजर डेटा ऑफ 5? ये इंटीजर डेटा ऑफ 5 क्या करेगा? 5 साइज का एरे बनाएगा। कितने साइज का? 5 साइज का। इंटीजर डेटा ऑफ 5 क्या बनाएगा? 5 साइज का एरे बनाएगा, जिसमें पहला एलिमेंट क्या रहेगा? डेटा ऑफ 0, दूसरा क्या रहेगा? डेटा ऑफ 1, नेक्स्ट क्या रहेगा? डेटा ऑफ 2, नेक्स्ट क्या रहेगा? डेटा ऑफ 3, और नेक्स्ट क्या रहेगा फिर उसके बाद?
डेटा ऑफ 4। तो 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 5 साइज का एरे बनाया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट दिखाते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर में कहाँ से दिखाते हैं, वो 1 से दिखाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में सबस्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एलिमेंट डेटा किसका नाम है, एरे का नाम है। The element of an array may be denoted by subscript notation such that data of 3 यानी तीसरे नंबर पे क्या वैल्यू है, 600 वैल्यूज है। इन C++ array is declared as integer data of 100। यहाँ पे भी बताया गया एग्जांपल। तो कितने साइज का एरे बनाएगा ये, 100 साइज का। which specify an array data of 100 integers। how array are represented in memory, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आपको एक तो डेटा स्ट्रक्चर पूछेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। वो डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो एरे तो हमने पढ़ा है वैसे C++ में, ये कैसे स्टोर होता है, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, तो वैसे ही हो जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ लीनियर एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। कैसे स्टोर होगा, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। Computer does not need to keep track of the address of every element of data। कंप्यूटर हर एक एलिमेंट का एड्रेस अपने पास नहीं रखता। वो किसका एलिमेंट रखता है, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस रखता है। कौन सा एड्रेस रखता है, स्टार्टिंग एड्रेस। इट जस्ट रिक्वायर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। स्टार्टिंग एड्रेस यानी किसका एड्रेस, पहले एलिमेंट का एड्रेस रखेगा अपने पास। ऑफ लीनियर एरे, LA denotes the base of linear array called the base address of linear array LA। Using this base address, the computer calculate address of element of array by using the formula location of LA of k equal to base of LA plus W of k minus LB। That is, location of LA of k is the address of kth element of linear array। मान लो आपको पांचवें नंबर के एलिमेंट का एरे निकालना है और आपको पहले नंबर के एलिमेंट का एरे मालूम है, एड्रेस मालूम है। मान लो पहले एलिमेंट का एड्रेस है 1000, पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या बोल रहा हूँ मैं, 1000। और आपने इंटीजर, ये हम पढ़ चुके C++ में, इंटीजर एरे बनाया आपने। इंटीजर को स्टोर होने के लिए एक इंटीजर को कितने बाइट लगते हैं, 2 बाइट। तो पहला एलिमेंट कहाँ पे रहेगा, 1001 1002 में, दूसरा 1003 1004, तीसरा 1005 1006, चौथा 1007 1008, तो पांचवा का रहेगा 1009 में। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो वही फॉर्मूला है, बेस एड्रेस प्लस उसका जो साइज है वो, वेयर W इज द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी लोकेशन फॉर एरे। जैसे इंटीजर के लिए W क्या रहेगा, 2 रहेगा ना। इंटीजर के लिए साइज कितनी रहेगी, 2 बाइट्स। तो वो ऐड करना है, 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स, इतने ऐड करना है। एंड LB इज द लोअर बाउंड, दैट इज स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑफ LA। द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इज एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे बताया है, बेस एड्रेस ऑफ LA ऑफ 1 स्टोर होगा कंप्यूटर में। सारे एलिमेंट के एरे वो के एड्रेस वो स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ बेस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। मान लो बेस एड्रेस का एलिमेंट है 199, तो मेमोरी एड्रेस इस तरह से रहेंगे 199, फिर 200 201 202 एंड सो ऑन। तो फिर मान लो ये एरे ये जो एरे दिखा रहे हो किसका एरे रह सकता है C++ में, ये कौन सा एरे रह सकता है, कौन से डेटा टाइप का एरे रह सकता है, ये कैरेक्टर एरे रह सकता ना, कैरेक्टर का एरे। कैरेक्टर को कितने बाइट लगते हैं स्टोर होने को, 1 बाइट लगते, मतलब एक लोकेशन पे क्या रहेगा, एक कैरेक्टर रहेगा। तो 199 में एक कैरेक्टर, 200 में एक कैरेक्टर, 201 में एक कैरेक्टर, 202 में एक कैरेक्टर, इस तरह से सिक्वेंशियली स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन बताया गया है। कंसिडर द एरे ऑटो नाम से एरे बनाया है, विच रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम 1932 थ्रू 1984। सपोज बेस ऑटो इज 200,
मतलब स्टार्टिंग एड्रेस क्या है उसका, अरे बोलो 200 है, एंड विड्थ कितनी है 4 वर्ड्स, विड्थ कितनी है उसकी 4 वर्ड्स, यानी 4 बाइट लगते हैं उसको। देन लोकेशन ऑफ ऑटो ऑफ 1932 कितना है 200, कहां से शुरू कर रहा है 1932 से, 1932 उसका बेस एड्रेस है, शुरुआत का है, इंडेक्स है, सब्सक्रिप्ट है, जिसका एड्रेस कितना है 200। तो 1933 का एड्रेस क्या हो जाएगा 204, क्योंकि 200, 201, 202, 203 बराबर है ना, 4 बाइट लगेंगे, 200, 201, 202 और 203। ये 4 बाइट में कौन सा रहेगा, पहला एलिमेंट रहेगा 1932। फिर 204 से कौन सा रहेगा 1933 वाला रहेगा एलिमेंट, 204, 205, 206 और 207। फिर 208 में कौन सा रहेगा 1934 एंड सो ऑन। कैलकुलेट द एड्रेस एट विच 1965 रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। 1965 का रिकॉर्ड कौन से लोकेशन पे रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, के यानी जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 1965 का एड्रेस फाइंड करना है। बेस एड्रेस कितना है 200, विड्थ कितनी है 4 की है, और लोअर बाउंड यानी स्टार्टिंग एड्रेस, लोअर बाउंड यानी क्या स्टार्टिंग सब्सक्रिप्ट, स्टार्टिंग सब्सक्रिप्ट कितना है 1932। सो द एड्रेस ऑफ द एरे एलिमेंट ऑफ द ईयर 1965 कैन बी ऑब्टेन्ड लोकेशन ऑटो ऑफ 1965 इक्वल टू बेस ऑटो प्लस w ऑफ 1965 माइनस लोअर बाउंड। सो बेस एड्रेस कितना है 200 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 4 से बढ़ रहा है, कितने आगे बढ़ाना है 1965 माइनस 1932, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 332। समझाए क्या कैलकुलेशन, किसी को कोई डाउट है क्या, आप बड़े बड़े कैलकुलेशन कर रहे हो, जेडब्ल्यू पढ़ रहे हो, तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन छोटा सा बराबर है ना, 200 से चालू हो रहा है, 4 4 4 4 से बढ़ाना है, तो 1965 वाला कहाँ से मिलेगा, शुरुआत कहाँ से 1934 से, वो कैलकुलेट करना है आपको, ये फॉर्मूला दिया है, बेस ऑफ क्या लोअर बाउंड यानी जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसका एड्रेस, प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय जो फाइंड करना है माइनस लोअर बाउंड, जो फाइंड करना है माइनस लोअर बाउंड। समझा क्या। अब हमने पढ़े थे ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस तो नहीं है, ट्री के ऑपरेशंस नहीं है, हमें लिंक लिस्ट के भी ऑपरेशंस नहीं, लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस है बेसिकली एरे और लिंक लिस्ट के, हमें सारे ऑपरेशन देखना है 6 की 6। कौन से ऑपरेशन पढ़े थे, ट्रैवर्सिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग। तो देखो सर्चिंग, यस, सो व्हाट इज ट्रैवर्सिंग एन एरे, गिव एन एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, आपको कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर एक पूछा जाएगा और कोई ना कोई एक ऑपरेशन पूछा जाएगा डेटा स्ट्रक्चर का, 100% आज की डेट में लिख लो, क्योंकि कोई ना कोई एक पूछना ही पूछना है ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर का, अगर कोई टॉपिक आ रहा है एक ऑपरेशन पूछेंगे और एक कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे। तो ये पहला तो ट्रैवर्सिंग तो बड़ा आसान है, कल अपन ने समझा था। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या, कल डेफिनेशन समझाया था, कौन बताएगा, अरे बताओ, कल पढ़ा ना डेफिनेशन। लोकेट नहीं करना, गलत, वो तो सर्चिंग हो गया। एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस, लाइन से सबको एक एक बार एक्सेस कर लेना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग एन एरे मींस एक्सेसिंग विथ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना ऑफ एन एरे ओनली एट वंस, सिर्फ एक एक बार एक्सेस कर लेना, सो दैट इफ इट कैन बी प्रोसेस्ड, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, प्रोसेस कर सकूं। सारे डेटा एलिमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कम से कम एक एक बार सबको मुझे एक्सेस करते आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। तो उसका एल्गोरिथम बताया यहाँ पे, ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे, हियर LA इज अ लीनियर एरे, LA जहां जहां मिलेगा आपको उसका मतलब क्या है लीनियर एरे, विथ लोअर बाउंड LB, कैपिटल LB जहां जहां मिलेगा उसका मतलब क्या है लोअर बाउंड, यानी शुरुआत कहां से हो रहा है एरे, और UB का मतलब क्या है अपर बाउंड। फॉलोइंग एल्गोरिथम अप्लाई ऑपरेशन प्रोसेस, कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस
टू ईच एलिमेंट ऑफ LA। देखो क्या करना है, इनिशियलाइज काउंटर k इक्वल टू LB। पहली स्टेप ये है हमारी, काउंटर इनिशियलाइज करना है k इक्वल टू LB। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। LA दिया है इन्होंने नाम, चलो अपन भी LA लेते हैं। पहला इसको देते हैं LA ऑफ, कहाँ से लिया है उन्होंने, 1 से लिया है कि 0 से लिया है? 1 से ले लो। LA ऑफ 1, LA ऑफ 2, LA ऑफ 3, LA ऑफ 4 और LA ऑफ 5। तो टोटल कितने साइज का एरे, ये 5 साइज का एरे। पहली स्टेप है इनिशियलाइज काउंटर k इक्वल टू लोअर बाउंड। इनिशियलाइज काउंटर k इक्वल टू लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, 1। तो k को क्या इनिशियलाइज किया, 1। k को क्या इनिशियलाइज कर दिया, 1। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while k is less than or equal to upper bound। यानी क्या करना है, रिपीट करना है स्टेप नंबर 2 एंड 3 को। कब तक, until k is less than or equal to upper bound। अपर बाउंड कितना है यहाँ पे, 5। कितना है, 5। अपर बाउंड कितना है, 5। जब तक के k की वैल्यू 5 से कम या इक्वल है तब तक के स्टेप 2 और स्टेप 3 को रिपीट करना है। समझ रहा है क्या? तो k की वैल्यू इनिशियली 1 रखा तो 5 से कम ही है ना, तो स्टेप 2 हो जाएगी। स्टेप 2 क्या है, रिपीट स्टेप 3, सॉरी स्टेप 3 एंड 4 लिखना है, 2 एंड 3 नहीं। रिपीट स्टेप 3 एंड 4, 3 एंड 4। स्टेप 3 क्या है, विजिट एलिमेंट अप्लाई प्रोसेस टू LA ऑफ k। अप्लाई प्रोसेस टू LA ऑफ k। यानी मैं सिर्फ ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस भी अप्लाई कर रहा हूँ। मान लो कुछ नहीं तो कम से कम उसका आउटपुट ही दिखा रहा हूँ, सी आउट दिख कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, पहले एलिमेंट को विजिट किया, पहला एलिमेंट जो बैठा था उसको अप्लाई किया प्रोसेस, यानी सिर्फ उसका आउटपुट दिखा दिया, LA ऑफ k कर दिया। LA ऑफ k में जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस अप्लाई किया। मान लो ये प्रोसेस है आउटपुट दिखाने की, तो मैंने इसका आउटपुट दिखा दिया मान लो। तो LA ऑफ k में वैल्यू क्या है, 1। LA ऑफ 1 में वैल्यू क्या है, मान लो 5, 10, 3, 2, 4। तो वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आउटपुट स्क्रीन मान लो क्या आ गया, 5 आ गया। इतना समझा? उसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर सेट k इक्वल टू k प्लस 1। काउंटर को 1 से बढ़ाओ, सेट k इक्वल टू k प्लस 1, k इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी थी, 0, वो बढ़ के कितनी हो गई अब, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। स्टेप 2 जो हमने शुरू किया था लूप यहाँ पे खत्म हो गया। लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो ऐसा आप ड्रॉ करते थे वहाँ पे C++ में। तो जब ये लूप खत्म हो गया स्टेप 4 के बाद, एंड ऑफ लूप 2, तो वापस से जाएगा, चेक करेगा कंडीशन, ये कितना हो गया बढ़ के 1 5 से कम है क्या या इक्वल है क्या, हाँ। तो क्या करेगा, प्रोसेस LA ऑफ k, दिखाओ वैल्यू कितनी है, 10 प्रिंट कर देगा। फिर 1 से बढ़ जाएगा, k इक्वल टू k प्लस 1। अब कितनी होगी वैल्यू, 2। एंड ऑफ लूप हो गया, चेक करेगा 2 5 से छोटा है ना, हाँ, दिखा दो वैल्यू, 3 वैल्यू दिखा दिया। प्रोसेस अप्लाई कर दिया, विजिट कर दिया एलिमेंट को, ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद फिर केस 1 से बढ़ जाएगा ना, अब कितना हो गया, 3 जो है वो 5 से छोटा है और इक्वल है, दिखा दो वैल्यू तीसरे नंबर की, 3। ये 3, अच्छा ये पहले दिखा दिया। फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर 1 से बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 4 5 से छोटा और इक्वल है, दिखा दो वैल्यू 4। फिर बढ़ जाएगा 5 छोटा है या इक्वल है, वो पहले इसके लिए दिखेगा, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। फिर जो बढ़ जाएगा 5 के लिए भी चलेगा, ये 4 आ जाएगा। जब वो 6 हो जाएगा, फिर 6 होने के बाद 6 जो है वो 5 से बड़ा है क्या, छोटा है क्या, नहीं, इक्वल है क्या, नहीं। प्रोसेस रुक जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है, एग्जिट। अगली स्टेप क्या है, एग्जिट।
स्टेप नंबर 5 क्या, एग्जिट। तो एग्जैक्टली एक एक बार सारे एलिमेंट क्या हो गए, विजिट कर दिए हमने, ट्रैवर्स कर लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग एन एरे। तो ये इसका एल्गोरिदम है, एकदम शॉर्ट एल्गोरिदम। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट में, यानी फॉर लूप की मदद से ऐसा करेंगे। ये वाइल लूप के मदद से किया है। ये कौन से लूप से, वाइल लूप से ऐसा लिखेंगे। फॉर लूप आपको मालूम है, फॉर आसान रहता है वाइल से। ऐसा कर लेंगे, रिपीट फॉर के इक्वल टू लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, यानी लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक के घुमाओ लूप को, और क्या करो, अप्लाई प्रोसेस ऑफ टू एल ऑफ के, एंड ऑफ लूप एग्जिट। खत्म हो गया, इतना सा छोटा सा एल्गोरिथम है। समझा है क्या, ट्रैवर्सिंग एन एरे।